घड़ियाल पहाड़ी के योद्धा अपनी अपनी शक्तियां निकाल चुके थे और उसमें से तकरीबन आधे योद्धाओं ने रक्तबाज वजीर और उसके साथियों को अपना निशाना बना दिया था। इसके अलावा जो योद्धा बचे थे उनकी मिली जुली शक्तियां अमर पक्षी फौज के खिलाफ थीं। तब ध्रुवांश ने घड़ियाल पहाड़ी की हरकत देखकर आं भरते हुए कहा, लगता तुम लोग हमें बहुत हल्के में ले रहे हो यार। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया, जिसे देखकर अमर पक्षी फौज का हर योद्धा अपनी शक्तियां निकालकर उन्हें भालों में बदलने लगा। ये भाले बेहद ताकतवर थे और तभी ध्रुवांश ने भी इसमें अपनी शक्तियां जोड़कर अमर पक्षी फौज की युद्ध नीति तैयार कर दी। फिर जैसे ही ध्रुवांश ने इशारा किया तो वो शक्तियां तेजी से आयाम पार करते हुए सामने तैयार होते हमलों से टकरा गईं। एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें अमर पक्षी फौज की तरफ नजर किए हुए योद्धा का हमला बुरी तरह नाकाम हो गया। ये सब इतनी आसानी से हुआ था जैसे ध्रुवांश ने अपना हाथ उठाकर सूख चुके पेड़ की सूखी डाल तोड़ दी हो। इस बीच आसमान में हुए धमाके को नीचे मौजूद रक्तबाज वजीर और उसके साथियों ने भी देखा था और उनके चेहरों पर काफी ज्यादा हैरानी दिखी। वहीं क्राबी के चेहरे पर भी हैरानी और नाराजगी दिखने लगी, जबकि विराज को यह धमाका देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर तो मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसके साथ वो क्राबी के चेहरे को गुस्से से लाल होते हुए देखता रहा। आखिर में उससे और रोकते नहीं बना और ध्रुवांश ने हंसते हुए पूछा, क्राबी, क्या अब हम थोड़ी बात कर सकते हैं या फिर अभी भी बातें करना तुम्हें वक्त जाया करना ही लग रहा है? ये सुनते हुए क्राबी के चेहरे की नाराजगी बरकरार रही और उसके जवाब देने से पहले ही ध्रुवांश ने मुस्कुरा कर कहा, देखो यार, माना कि हम लोग जंग के मैदान में खड़े हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रक्तबाज गुट को तुम लोग इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाओगे। अब तो उनकी मदद के लिए हम भी आ गए हैं। ऐसे में तुम्हारे दल को भी इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए मेरी मानो और यहाँ से चले जाओ। वैसे भी आखिर में तो हमें एक दूसरे से टकराना ही होगा। वो क्या है कि नक्काश दल की असली दुश्मनी आकाशदीप दल से है, इसलिए हम नहीं चाहते कि खामखा बाकी दल इस जंग में टांग अड़ाएं। और अगर तुम्हारी इच्छा है ही युद्ध नीतियों की टक्कर देखने की, तो हम तुम्हारी ये इच्छा बाद में कभी पूरी कर देंगे, ठीक है? भले ही घड़ियाल पहाड़ी के योद्धा बड़े खूंखार लग रहे थे, मगर उन्हें देखकर भी ध्रुवांश के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखा। वहीं उसके इस अंदाज को देखकर क्राबी भी थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन एक पल बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने अपने गुट के बाकी योद्धाओं को भी अपने साथ आने को कहा। ये देखकर रक्तबाज गुट पर नजर रखे हुए ज्यादातर योद्धा भी क्राबी के पीछे खड़ी फौज में शामिल हो गए। फिर उनकी तरफ इशारा करते हुए क्राबी ने ध्रुवांश से कहा, अरे तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ आकर हीरो जैसी चार बातें करेगा और हम डरकर वापस चले जाएंगे? जरा नजरें घुमाकर देख, इतने सारे योद्धाओं को हरा पाएगा? कायदे से अगर अमर पक्षी फौज रक्तबाज गुट के योद्धाओं को भी अपने साथ मिला देती तो भी उनके योद्धाओं की तादाद क्राबी की फौज से आधी होती। इसलिए ध्रुवांश की बातें क्राबी को किसी मजाक की तरह लगी, जिस पर उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इस बीच योद्धाओं की निगरानी से दूर हो चुके रक्तबाज गुट में विकी ने कहा, लीडर, वैसे तो अमर पक्षी गुट पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन योद्धाओं की तादाद देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो घड़ियाल पहाड़ी फौज पर हावी पड़ पाएंगे। उसके चेहरे पर झिझक और परेशानी साफ दिख रही थी। भले ही ध्रुवांश और उसके साथी रक्तबाज गुट के योद्धाओं को बचाने आए थे, मगर उनकी तादाद दुश्मनों की तादाद से काफी कम थी। नक्काश दल में सिर्फ 2 ऐसी फौजें थीं जो योद्धाओं की इतनी बड़ी तादाद का सामना कर सकती थीं, और वो फौजें थीं असुर वजीर की फौज और पहाड़ी वजीर की फौज। विकी की बात सुनकर रक्तबाज वजीर ने कुछ सोचते हुए कहा, विकी, अगर अमर पक्षी फौज ने इन पर हमला कर दिया तो हमारी रक्तबाज फौज को भी उनके साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ना होगा। इस तरह हम दोनों ही गुट एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। रही बात इस क्राबी की, तो उसे मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर विकी ने हामी भरी और वो अपने योद्धाओं को तैयार करने लगा। इस बीच दूर खड़े ध्रुवांश ने क्राबी के साथ खड़े योद्धाओं की तादाद देखकर अपने हाथों की सील बदलनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही उसने युद्ध नीति की ताकत इकट्ठा करते हुए कहा, चलो तो फिर देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है। अमर पक्षी फौज, चलो करते हैं थोड़ी मौज। जैसे अमर पक्षी फौज के योद्धाओं ने ध्रुवांश को सील बदलते हुए देखा तो वो एक झटके में अपनी सारी शक्तियां युद्ध नीति में भरने लगे। इस दौरान ध्रुवांश ने भी उस युद्ध नीति से एक विशालकाय अमर पक्षी तैयार कर दिया, जो चीखते हुए दुश्मनों पर हमला करने को तैयार हुआ। तब दूर खड़े रक्तबाज वजीर और विक्की ने हैरानी भरी आवाज के साथ कहा, ध्रुवांश युद्ध नीति की आत्मा तैयार कर पाया? ये सवाल करते हुए वो दोनों हैरानी भरी नजरों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। इस वक्त जहां विक्की को इस बात की थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी, वहीं उसे बुरा भी लग रहा था कि इतनी जल्द ध्रुवांश कितना कामयाब हो गया था। तकरीबन साल भर पहले ध्रुवांश नक्काश दल में आया ही था और आज वो उत्तरी हिस्से के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था, बल्कि उसके आने से नक्काश दल का रुतबा भी उस इलाके में काफी बढ़ गया था। इस बीच क्राबी ने भी युद्ध नीति की आत्मा से तैयार अमर पक्षी को देखा और उसके चेहरे पर भी हैरानी दिखने लगी। पहले तो उसे पूरा यकीन था कि उसकी फौज ध्रुवांश और उसके साथियों को हरा देती, लेकिन युद्ध नीति की आत्मा के तैयार होने पर उस यकीन पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया था। इतने में क्राबी ने अपनी हैरानी को काबू कर ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ युद्ध नीति की आत्मा तैयार करने से तुम हमारी फौज के खिलाफ लड़ पाओगे? अगर ऐसी बात है तो हमला करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस युद्ध नीति में कितनी ताकत है। भले ही उसे युद्ध नीति की आत्मा की ताकत का थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन क्राबी की नजर में अभी भी ध्रुवांश और उसके साथियों की ताकत इतनी नहीं थी कि वो उस आत्मा का पूरा फायदा उठा सके। इसलिए उसने ध्रुवांश को हमला करने के लिए उकसाया, लेकिन तभी विराज आगे आकर उसे रोकने लगा।
ऐसा करते ही उसने ध्रुवांश से मुस्कुरा कर कहा, तुम हमेशा ही लोगों को हैरान करने में कामयाब होते हो ध्रुवांश। तब ध्रुवांश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया। देखो, अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदगी और मौत की लड़ाई से बचना है तो बेहतर यही होगा कि हम रक्तबाज गुट को लेकर अपने रास्ते चले और तुम सब अपने रास्ते। इस तरह किसी भी गुट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पर विराज ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम लड़ने से थोड़ा घबरा रहे हो ध्रुवांश। अच्छा ही है, तुम भी इतने समझदार हो कि ये बात जानते हो कि जिंदगी और मौत की लड़ाई में हमें तो नुकसान पहुंचेगा ही, पर सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारी अमर पक्षी फौज को ही पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर यहाँ से चले जाएं और रक्तबाज गुट को आजाद कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखो, हमें भी जंग लड़ना बहुत पसंद नहीं है। वो तो आकाशदीप दल के हम पर कुछ एहसान है, जिस वजह से हमें ना चाहते हुए भी उनकी मदद करनी पड़ेगी इस जंग में। लेकिन हम यूं ही तुम्हारी बात पर अगर इन लोगों को जाने देंगे तो हमारे दिव्य मंडल दल की इज्जत पर और ज्यादा कीचड़ उछल जाएगा। इसलिए अगर क्राबी की इजाजत हो तो मैं एक रास्ता सुझाना चाहूंगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वहीं उसके सवाल पर खुद क्राबी भी थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर उसने एक पल सोचने के बाद अपनी मंजूरी जताई। विराज का औहदा दिव्य मंडप दल में काफी ऊंचा था। ऐसे में अगर वो कुछ कहने वाला था तो जरूर वो कोई सोची समझी चाल ही होती। इतने में क्राबी की मंजूरी देखकर विराज ने अपनी बात आगे कही, ध्रुवांश, तुम्हें पता है कि हम दोनों ही अपनी फौज के योद्धाओं को जिंदगियां गंवाते हुए नहीं देख सकते, तो क्यों ना लड़ाई हो, लेकिन पूरी फौज की नहीं। देखो, मैंने खुद देखा है कि दिग्गजों के टक्कर में तुमने कैसा कमाल किया था, मगर सच कहूं तो उस कमाल के पीछे तुम्हारी उस दोस्त का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो नहीं होती तो तुम भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा कहते हुए उसने अपनी उंगलियों से सुनहरी शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की, जिसके साथ वो खेलने लगा। फिर इन शक्तियों के साथ खेलते हुए विराज ने ध्रुवांश से कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि अब हम दोनों टकराते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तुम्हारी उस दोस्त के बिना लड़ने की, अगर तुम इस मुकाबले में जीते तो हमारा दिव्य मंडप दल खुद ही यहाँ से वापस चला जाएगा। तो क्या कहते हो जाए एक मुकाबला? उसकी आवाज में उसका यकीन साफ झलक रहा था, और ये यकीन होता भी क्यों नहीं, उत्तरी हिस्से की नई पीढ़ी का सबसे काबिल योद्धा विराज ही तो था। भले ही उसे दिग्गजों के टक्कर में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसका मुकाबला भी तो वानिया जैसी खतरनाक योद्धा से हुआ था। उस हार का बदला वो ध्रुवांश को हरा कर लेना चाहता था, लेकिन उसने जैसी अपनी बात कही तो हर तरफ के योद्धाओं में खलबली मच गई। लोगों की नजरें ध्रुवांश पर ही टिकी थी और सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। ध्रुवांश भी हाल ही में उत्तरी हिस्से में काफी मशहूर हो गया था। ऐसे में दोनों काबिल योद्धाओं की टक्कर किसी मायने में मामूली तो हरगिज नहीं होती। इस बीच पक्षिका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए विराज की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसी बेवकूफी भरी बात के लिए हाँ कहेंगे? वो भी समझ रही थी कि विराज कितना ज्यादा ताकतवर था। ऐसे में ध्रुवांश से मुकाबला करने पर ध्रुवांश ही मुश्किल में पड़ता। वहीं पक्षिका की बात सुनकर विराज ने उसकी तरफ देखकर कहा, देखो, अगर दोनों फौजें लड़ेंगी तो और ज्यादा नुकसान होगा। इससे बेहतर तो एक ही योद्धा का जख्मी होना ही है ना। विराज की बातों में उसका गुरूर साफ झलक रहा था कि कैसे उसकी नजर में उस मुकाबले के बाद ध्रुवांश जिंदा ही नहीं बचता। फिर विराज ने सीधे ध्रुवांश की तरफ देखकर कहा, मैंने शर्त तुम्हारे सामने रखी है, इसलिए फैसला भी मैं तुम्हारा ही मानूंगा। तुमने ही तो कहा ना कि तुम्हारे दल की दुश्मनी आकाशदीप दल से है। ऐसे में हमारे दल से लड़ते हुए अपने ढेर सारे योद्धा खोना तुम्हें और ज्यादा नहीं अखरेगा क्या? उससे बेहतर तो क्यों ना हम दोनों ही एक मुकाबला कर लें। ध्रुवांश भी घूरते हुए विराज को ही देख रहा था। वो पहले से ही जानता था कि विराज कितना शातिर किस्म का योद्धा था, इसलिए उसने आभरते हुए कहा, तुमने कहा है कि योद्धा का जख्मी होना बेहतर है, लेकिन तुम्हारी आंखों में झलकता जानलेवा इरादा तो ये कह रहा है कि तुम मुझसे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ना चाहते हो। बताओ, क्या यही तुम्हारी चाहत है? अगर है तो सीधे इस पर क्यों नहीं आए? ध्रुवांश की बात से विराज की मुस्कुराहट हल्की कमजोर पड़ गई। वैसे तो उसका इरादा ध्रुवांश को जान से मारने का ही था, लेकिन उसने सबके सामने वो बात ना कहकर सिर्फ जख्मी करने की बात कही थी। लेकिन ध्रुवांश भी कोई बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसकी बातों के पीछे छुपे इरादे को अच्छी तरह पहचान गया था। उसके बाद कुछ देर खामोशी छाई रही और तब विराज ने आभरते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुम अपने आप को मुझसे लड़ने के काबिल ही नहीं समझते हो। कोई बात नहीं, तुम इस हिस्से में नए भी तो हो, तुम इतनी दूर आ गए, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। सच कहूं तो तुम्हारी कामयाबी देखकर मैं भी खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। विराज की बातें सुनने के बाद ध्रुवांश ने अपना मन बनाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच कहूं तो तुमसे मुकाबला करने के लिए मैं सीधे सीधे ना नहीं कहूंगा। तुमने मुकाबले की शर्त रखी, अब मेरी भी सुन लो। घड़ियाल पहाड़ी की फौज के 500 योद्धाओं की शक्तियां हमें गोलियों के रूप में चाहिए होंगी अगर मैं तुमसे जीत गया। अगर हार गया तो हमारी फौज के 500 योद्धाओं की शक्तियां हम तुम्हें दे देंगे। क्या कहते हो? उस जगह के माहौल में वैसे ही काफी ज्यादा तनाव छाया हुआ था, लेकिन ध्रुवांश की बात ने तो उस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कौन सोच सकता था कि ना कहने के बजाय ध्रुवांश ऐसी बात करने वाला था। ये सुनते ही क्राबी के चेहरे पर खूंखार हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, 500 योद्धाओं की शक्तियां? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे जीतने के लिए हम 500 योद्धाओं की शक्तियां दांव पर लगाएंगे? अपने आप को इतना भी खास मत समझो। इस दौरान विराज ने भी तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और वो कुछ सोचने लगा। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, क्या हुआ, अब मुकाबला नहीं करना?
वैसे तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुम अपने आप को मुझसे लड़ने के काबिल ही नहीं समझते हो। कोई बात नहीं, तुम इस हिस्से में काफी पुराने भी तो हो गए हो। खैर, तुमने मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत दिखाई, ये देखकर भी मैं खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाया। ध्रुवांश ने विराज की ही कही बात हूबहू उसी अंदाज में वापस उससे ही कही, जिस तरह विराज सबके सामने उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। उस तरह ध्रुवांश ने पासा पलटकर सबके सामने विराज की चुप्पी पर वार किया। इस बीच कराबी के चेहरे की नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई। वो तो अपने योद्धाओं को इशारा करने लगा युद्ध नीति तैयार करने का, लेकिन तब विराज ने उसे ऐसा करने से दोबारा रोक दिया। ऐसा करते हुए वो चलकर आगे आया और उसने बेरहमी के साथ ध्रुवांश की तरफ देख कर कहा, अगर यही तुम्हारी इच्छा तो ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। कराबी, तुम और तुम्हारी फौज मुकाबले का लुत्फ उठाओ। ये सुनते ही कराबी के चेहरे का रंग बदलने लगा। 500 योद्धाओं की शक्तियां खोने का मतलब उनकी फौज नक्काश तल वालों की किसी भी फौज से कमजोर हो जाती। ऐसे में उनका जंग में होना या ना होना बराबर होता। वहीं उसके चेहरे की असमंजसता को देखकर विराज ने धीरे से समझाया, फिक्र मत करो, मैं उसे मुकाबला जीतने ही नहीं दूंगा। तो क्या होगा जब आमने सामने आएंगे ध्रुवांश और विराज, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ध्रुवांश की शर्त के लिए विराज राजी हो गया था, जिसे देखकर कराबी काफी परेशान दिखने लगा। तब विराज ने उसे समझाया कि वो ध्रुवांश को जीतने ही नहीं देगा। अब जो कि विराज इतनी जिद कर रहा था, इसलिए कराबी के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। वो राजी होते हुए अपने योद्धाओं के साथ पीछे हो गया। सभी ने ध्रुवांश और विराज के मुकाबले के लिए जगह बनाई। इतने में पक्षिका ने फिक्र के साथ पूछा, ध्रुवांश, हम 500 योद्धाओं की शक्तियों का क्या करेंगे? और वैसे भी उसके लिए तो तुम्हें जिंदा बचना पड़ेगा ना, विराज से लड़ने के बाद। विराज बहुत ही ज्यादा शातिर योद्धा है ध्रुवांश, वो इतनी बड़ी शर्त इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसने अच्छे से तैयारी कर रखी है। इतने में दूर खड़े कराबी ने दांत पीसते हुए कहा, विराज, मुझे इस लड़के का सिर धड़ से अलग देखना है, तभी दिग्गजों की टक्कर में हमारे दल को मिली हार का बदला पूरा होगा। इस पर विराज ने भी मुस्कुराते हुए आंखों में बेरहमी के साथ कहा, फिक्र मत करो, तुमसे ज्यादा बेकरार तो मैं इसकी जिंदगी खत्म करने के लिए हूं, लेकिन आज के बाद उत्तरी हिस्से में कभी ध्रुवांश का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो तुरंत अपनी जगह से गायब हुआ और सीधे ध्रुवांश के ठीक सामने आ गया। वहां आते ही उसने मुस्कुराकर ध्रुवांश से कहा, हाल ही में उत्तरी हिस्से में काफी मशहूर हो गए हो तुम ध्रुवांश। सच कहूं तो शायद इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन जब मैं तुम्हें फर्श से अर्श पर ले जा सकता हूं, तो मैं तुम्हें वहां से खींच कर वापस फर्श पर भी तो फेंक सकता हूं। लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर तब भी परेशानी नजर नहीं आई और उसने आ भरते हुए कहा, हो, मुझे इंतजार रहेगा विराज, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ज्यादा जोर मत लगाना, वरना पिछली बार कम से कम तुम उत्तरी हिस्से की नई पीढ़ी के सबसे काबिल योद्धा बने रहे थे, और इस बार वो बेइज्जती के साथ साथ वो खिताब भी तुमसे छीन लिया जाएगा। फिर अफसोस मनाने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये सुनते ही विराज की आंखों में झलकती बेरहमी और ज्यादा बढ़ गई, मगर उसने पहले जैसे ही अंदाज में जवाब दिया, ऐसा करने के लिए तुम्हारी काबिलियत भी तो उतनी होनी चाहिए। इतना कहकर उसने अपने शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी। ध्रुवांश भी उसकी शक्तियों की ताकत को महसूस कर पा रहा था, जिसके चलते उसके चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी दिखने लगी। इस परेशानी के साथ उसने मनी मन खुद से कहा, इस विराट से निपटना मुश्किल तो जरूर होगा, मगर इसकी शक्तियां 5वें पड़ाव के अमोघनाथ से थोड़ी ज्यादा हैं। अगर बात ताकत की होती तो विराज की शक्तियां पाताली युवराज से भी ज्यादा थी, इसलिए ध्रुवांश को उसका सामना करने में काफी मुश्किल होने वाली थी। इस बीच लोग तो आपस में ही बातें करते रहे कि कौन वो मुकाबला जीत सकता था। वहीं रक्तबाज वजीर और उसके साथियों के चेहरों पर तो काफी ज्यादा फिक्र दिखने लगी। वो ध्रुवांश की ताकत को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन विराज के सामने उनकी नजर में ध्रुवांश की ताकत काफी नहीं होती। आखिर यूं ही कोई योद्धा उत्तरी हिस्से की नई पीढ़ी का सबसे काबिल योद्धा थोड़ी ना बन जाता था। इस घबराहट के साथ रक्तबाज वजीर ने कहा, जीतने की बात तो छोड़ ही दो, अगर ये लड़का ध्रुवांश इस मुकाबले के बाद सही सलामत भी बच गया, तब भी इसका नाम उत्तरी हिस्से में और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। लेकिन इस मुकाबले से उसे बहुत खतरा भी है, क्योंकि इसमें हारना शायद उसकी जिंदगी ही खत्म कर दे। बेइंतहा शक्तियां विराज के शरीर से निकलती रहीं, जिससे आसपास की जगह तक कांपती दिखी। वहीं ध्रुवांश के चेहरे पर छाई परेशानी को देखकर विराज ने बेरहमी भरी आवाज में उससे कहा, अब बहुत देर हो चुकी है ध्रुवांश यहाँ से भागने के लिए। मुकाबला करने के अपने फैसले पर अफसोस मनाने का कोई फायदा नहीं है। इस मुकाबले से मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि गुरूर किसी योद्धा के लिए कितना हानिकारक होता है। मगर उसकी धमकी के बावजूद ध्रुवांश आं भरते हुए मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए महान मारजान शैतानी खंबा बाहर निकाला। उस शैतानी खंबे से बेहिसाब शैतानी शक्तियां निकलती जा रही थीं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो विराज पर हमला करने लगा। आखिर में वो शैतानी खंबा विराज की शक्तियों से टकरा गया, लेकिन विराज ने बड़े आराम से ध्रुवांश और शैतानी खंबे को बहुत पीछे कर दिया। ऐसा करते हुए विराज ने हकारत भरी नजरों के साथ ध्रुवांश को देखा, जिसके बाद उसने कहा, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं उन मामूली 5वें पड़ाव के अमोघनाथ जैसा हूँ जिनसे आज तक तुम्हारा सामना हुआ है, तो तुम्हारी सोच इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकती। इस खंबे से हमला करना चाहते हो? ये लो वापस अपना खंबा। ये कहते ही वो अपनी जगह से गायब हुआ और शैतानी खंबे को ध्रुवांश के हाथों से बाहर निकालते हुए
उस पर खतरनाक शक्तियों से हमला करने लगा। एक झटके में वो शैतानी खंबा ध्रुवांश की तरफ मुड़ा और उस पर तेजी से हमला करने लगा। ध्रुवांश ने जब ऐसा होते हुए देखा तो उसके चेहरे पर पहले तो हैरानी दिखी, लेकिन फिर उसने विराज की शातिर चाल समझते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर मैं शैतानी खंबे के इस हमले से बचा तो विराज मौका देखकर मुझ पर दूसरा हमला कर देगा, लेकिन अगर मैं इस खंबे से टकराया तो इससे मुझे भी काफी नुकसान होगा। सबकी नजरें ध्रुवांश की तरफ ही थी और वो देखना चाहते थे कि विराज की इस शातिर चाल से वो कैसे बचता है। तभी ध्रुवांश ने तुरंत अपने हाथों से ढेर सारी सील बनाते हुए कहा, मेरी चीजें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो? ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उसके शरीर से ढेर सारी सुनहरी रोशनी निकल रही थी और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े और प्राचीन जानवर में बदल गई। ये जानवर दोनों दिग्गज प्राचीन जानवरों में से एक था, जिसने बाहर आते ही शैतानी खंबे पर हमला कर दिया। उस हमले में बहुत ताकत थी, जिससे आयाम में तक दरारें पड़ने लगी। इस बीच आगे बढ़ता शैतानी खंबा अपनी जगह पर ही जम गया था और उसके सामने दिखती सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। वहीं ध्रुवांश तो तुरंत शैतानी खंबे के पास पहुंचा और उसने वापस अपने शैतानी खंबे पर अपनी पकड़ मजबूत कर कहा, आइंदा से मुझसे पूछे बिना मेरी चीज को हाथ मत लगाना। इस पर विराज ने बड़े ही साफ अंदाज में उसे जवाब दिया, मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ध्रुवांश, क्योंकि आइंदा से तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए जिंदा ही नहीं बचने वाले। इतना कहते ही विराज ने अपना पैर जोर से जमीन पर पटका और वो तेज रफ्तार में गायब हो गया। इस बीच उसके आसपास शक्तियों की हलचल होती जा रही थी, क्योंकि उसने अपनी असली ताकत अब बाहर निकाली थी। वहीं उसे इस कदर चेतना शक्तियां बाहर निकालते देख पक्षिका, रक्तबाज वजीर और खुद क्राबी बहुत ज्यादा हैरान रह गए। जब ध्रुवांश ने इस कदर शक्तियों का दबाव महसूस किया तो उसके चेहरे की भी हैरानी काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त विराज की ताकत छठवें पड़ाव के अमोघनाथ के करीब थी। इतने में विराज एक बार फिर चमकती हुई रोशनी के साथ दिखाई देने लगा और उसने ध्रुवांश की तरफ देखकर यकीन भरी आवाज के साथ कहा, ये कमाल की बात है कि तुम अपनी मौजूदा शक्तियों के बावजूद पांचवें पड़ाव के अमोघनाथों से टकरा पाते हो, लेकिन सच कहूं तो ऐसे पांचवें पड़ाव के अमोघनाथ भी आज तक मुझे मुकाबले में हरा नहीं पाए, फिर तुम तो क्या ही कर पाओगे। उसके बाद विराज अपने हाथों से ढेर सारी सील तैयार करने लगा, जिससे उसकी शक्तियों में प्राचीन निशान बनने लगे। वो निशान काफी ज्यादा जगमगाते हुए शक्तियों को और ज्यादा मजबूत करने लगे, जिसे देखकर अमर पक्षी फौज के योद्धाओं का रंग बदलने लगा। उनकी आंखों में अब खौफ नजर आ रहा था, क्योंकि विराज अब सच में अपना जानलेवा हमला इस्तेमाल करने वाला था। जाहिर सी बात थी कि वो उस मुकाबले को ज्यादा देर खींचना नहीं चाहता था। इस दौरान ध्रुवांश के चेहरे पर दिखती परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ गई। उसे विराज के हमले से बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, जिसके चलते उसकी धड़कनें भी काफी तेज हो गईं। फिर ध्रुवांश ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला और वो देखते ही देखते बिजली कमल की आत्मा बाहर लाने लगा। वहीं ध्रुवांश को पूरी तरह नजरअंदाज कर विराज ने तो अपनी सील तैयार कर दी और फिर उससे ध्रुवांश पर हमला कर दिया। लोग देख रहे थे कि विराज का वो हमला तेजी से आगे बढ़ते हुए ध्रुवांश के पास जाने लगा। उस हमले में ढेर सारे सितारे नजर आ रहे थे, जैसे विराज ने सितारों की शक्तियां अपने उस हमले में उतार दी थी। जैसे जैसे वो दिल दहला देने वाला हमला आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आयाम धुंधला पड़ता नजर आया, बल्कि उस हमले के दबाव से दोनों तरफ के योद्धाओं के चेहरों पर खौफ दिखाई देने लगा। इस बीच ध्रुवांश ने भी उसके हमले को देखा और उसने भी हाथों की सील बदलते हुए 4 रोशनी अपने शरीर से बाहर निकाली। ये रोशनी अगले ही पल 4 गजाशवों में बदल गई, जो आगे बढ़ते हमले की तरफ ही जाने लगे। सभी समझ पा रहे थे कि गजाशवों में भी बेइंतहा ताकत होती थी, लेकिन अफसोस कि वो विराज के हमले से कम ताकतवर थे। तब ध्रुवांश ने भी ये बात समझकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर 4 से भी काम नहीं चलने वाला तो मैं एक और गजाश्व तैयार कर देता हूँ। इतना कहकर उसने एक बार फिर अपने हाथों की सील बदली, जिससे 2 और गजाश्व तैयार हो गए। फिर वो दोनों भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए विराज के हमले से टकराने लगे। पर इससे पहले कि सभी लोग ध्रुवांश के उस हमले की ताकत से हैरान होते, एक बार फिर उसने अपने हाथों की सील बदल दी। अब तो जैसे लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि महज चौथे पड़ाव का अमोघनाथ होकर भी ध्रुवांश इतनी ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर पा रहा था। तभी ध्रुवांश ने 3 और गजाश्व तैयार कर उन्हें भी हमला करने के लिए आगे भेज दिया। इसका मतलब फिलहाल 8 गजाश्व एक साथ हमला करते हुए विराज के हमले का सामना करने वाले थे। 8 गजाश्वों को एक साथ तैयार होते देख रक्तबाज वजीर और क्राबी के चेहरों पर भी हैरानी और घबराहट दिखने लगी। वहीं विराज के चेहरे का गुरूर भी काफी कम हो गया था, लेकिन उसने अपना हमला जारी रखा। उसे अभी भी इस बात का यकीन था कि उसका वो हमला ध्रुवांश के हमले पर हावी पड़ जाता। सभी की नजरों के सामने 8 गजाश्व आयाम में दरार लाते हुए आगे बढ़ते गए और आखिर में जाकर विराज के हमले से टकरा ही गए। दोनों की टक्कर पर एक ऐसा खतरनाक धमाका हुआ, जिससे निकलती शक्तियों ने चारों तरफ तबाही मचा दी। इस तबाही के बीच हर कोई अपनी सारी शक्तियां निकालकर खुद को बचाने की कोशिश में लग गया। जहां हर कोई खुद को बचाने में लगा था, वहीं उस दुनिया हिला देने वाली टक्कर के बाद भी ध्रुवांश और विराज के हमले एक दूसरे को खत्म नहीं कर पाए। इसका मतलब साफ था कि ध्रुवांश का वो हमला विराज के हमले की बराबरी कर पाया था। ये देखते ही विराज के चेहरे की बेरहमी और ज्यादा बढ़ गई और उसने खूंखार इरादे के साथ और ज्यादा शक्तियां अपने उस हमले में भेजनी शुरू की। भले ही ध्रुवांश की वो चेतना कला विराज की चेतना कला जितनी शक्तिशाली थी, लेकिन ध्रुवांश की शक्तियां थी तो चौथे पड़ाव के अमोघनाथ की।
इस मायने में विराज के पास शक्तियों का थोड़ा फायदा था, मगर जिस वक्त विराज ने अपने हमले को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की, उतने में ध्रुवांश ने अपने हाथों की सील बदलकर सभी गजाशवों को तबाह करना चाहा। एक पल बाद एक जोरदार धमाके के साथ वो सारे गजाश्व तबाह हो गए और पूरे इलाके में चौंधियाती रोशनी फैल गई। उस धमाके में तबाही की ऐसी शक्तियां थी जिसके सामने विराज का वो ताकतवर हमला भी टिक नहीं पाया और वो भी बेकार हो गया। इस दौरान बाकी सभी लोग उन दोनों से हजारों फुट दूर जा चुके थे ताकि वो इस मुकाबले में जख्मी ना हो जाएं। तभी विराज के चेहरे का भी रंग बदलने लगा और वो हड़बड़ाकर बहुत पीछे हुआ, लेकिन उसकी नजर उस जगह पर ही थी जहां धमाके के पहले ध्रुवांश मौजूद था, लेकिन इस वक्त वो दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच विराज के दिमाग में बहुत सी बातें आने लगी। ध्रुवांश तो इस धमाके से सबसे ज्यादा जख्मी हुआ होगा, आखिर वो गजाशवों के सबसे करीब जो था। लेकिन तभी चौंधियाती रोशनी में से एक परछाई बाहर निकली जिसके बेहद विशाल पंख फैल चुके थे। वो पंख प्राचीन पंछी के पंख थे और अगले ही पल उस परछाई ने विराज की तरफ अपना रुख किया। ये परछाई कोई और नहीं बल्कि ध्रुवांश था, जो विराज पर जोरदार मुक्का जड़ने के लिए आगे आ रहा था। ये नजारा देखकर विराज भी काफी हैरान हुआ, मगर उसने भी बेनतहा ताकत अपनी मुट्ठी में भरते हुए ध्रुवांश के हमले का सामना किया। विराज के इस हमले में भी तारों की शक्तियां मौजूद थी जो सीधे जाकर ध्रुवांश के मुक्के से टकरा गई। मगर जैसे दोनों के हमले टकराए तो विराज ये देखकर परेशान हो गया कि ध्रुवांश के हमले ने उसके हमले को फिर से नाकाम कर दिया, और इससे पहले कि वो कुछ करता ध्रुवांश उसके ठीक सामने आ गया। इसके बावजूद विराज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब जो कि तुम मेरे इतने ज्यादा नजदीक ही आ गए हो तो बचकर यहाँ से दूर जाने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। ये कहते ही उसने अपनी सारी शक्तियां बाहर निकाली जिससे उसका शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। इतना ही नहीं बल्कि उसके शरीर से दोनों दिग्गज प्राचीन जानवरों में से एक की शक्तियां बाहर आ रही थी। वैसे तो उसकी वो शक्तियां दोनों प्राचीन जानवरों की शक्तियों के बराबर नहीं थी, मगर फिर भी पांचवें पड़ाव की अमोघनाथ शक्तियों के साथ मिलकर वो काफी खतरनाक तो हो ही गई थी। अपनी सारी ताकत बाहर निकालते हुए विराज ने एक जोरदार हमला कर दिया जिससे ध्रुवांश के भागने का रास्ता तक जाम हो गया। ऐसे शक्तिशाली हमले के सामने कोई पांचवें पड़ाव का अमोघनाथ तक कुछ नहीं कर पाता। इस वजह से ध्रुवांश के चेहरे पर भी फिक्र नजर आने लगी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि विराज से लड़ना उसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल होने वाला था। फिर भी ध्रुवांश ने अपने शरीर से दोनों दिग्गज प्राचीन जानवरों की शक्तियां निकालनी शुरू की, जिससे शक्तियों का एक ताकतवर बवंडर उसके ठीक सामने तैयार हो गया। इतना ही नहीं, उन दोनों की शक्तियों के अलावा ध्रुवांश ने आयुष्मान ज्वाला, कंकाली बिजली और बाकी शक्तियां भी बाहर निकाल दी थी। फिर ये सारी शक्तियां बाहर निकलते ही विराज के हमले की तरफ पड़ने लगी। हर कोई बेचैन निगाहों से देखने लगा कि आखिर उनकी टक्कर का अंजाम क्या होने वाला था। तो आखिर कौन जीतेगा ध्रुवांश और विराज के बीच होते इस रोमांचक और दिलचस्प मुकाबले में, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ध्रुवांश के हमले ने विराज के हमले का सामना किया, जिसे देखकर दूर खड़े क्राबी ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़का विराज को टक्कर दे पा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे तो वो समझ रहा था कि इस टक्कर में विराज का पलड़ा थोड़ा भारी था, फिर भी उसे इस कदर ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करना ही ध्रुवांश की कामयाबी थी। मगर क्राबी के चेहरे पर किसी तरह की परेशानी नहीं थी। वो जानता था कि ताकत के मामले में विराज ध्रुवांश से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए बहुत जल्द ध्रुवांश वो मुकाबला हार जाता। ऐसा ही कुछ रक्तबाज वजीर और पक्षिका भी सोच रहे थे, लेकिन इस ख्याल से उनके चेहरों पर तो काफी घबराहट दिखी। तभी विराज ने बेरहमी भरे अंदाज में कहा, तुम सिर्फ एक चौथे पड़ाव के अमोघनाथ हो ध्रुवांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे टक्कर लेने की। तुम्हें शायद अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही गुरूर हो गया है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे गुरूर के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगा देता हूँ। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से ध्रुवांश पर हमला किया, जिसकी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा तेज थी। वहीं ध्रुवांश कांपते हुए पीछे हुआ, लेकिन उसके चेहरे से खून निकलता जा रहा था। जाहिर सी बात थी कि विराज के हमलों ने उसे काफी जख्मी तो कर ही दिया था। जब लोगों ने नजारा देखा तो वो शोर मचाने लगे, क्योंकि वाकई ध्रुवांश विराज से हारने वाला था। लेकिन तभी ध्रुवांश ने अपनी शिकारी नजर विराज की तरफ की और एक झटके में उसके शरीर से एक रहस्यमयी रोशनी बाहर निकलने लगी। वो रोशनी बाहर आते एक बहुत बड़े और खूबसूरत कमल में बदल गई, जिसे देखते ही अचानक से विराज के चेहरे का रंग बदलने लगा। विराज उस रहस्यमयी कमल की ताकत महसूस कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे घबराहट महसूस होने लगी। इस दौरान उस कमल की पंखुड़ियां खुलने लगी और उन पर प्राचीन निशान जगमगाते दिखाई दिए। इसी के साथ उसमें से रहस्यमयी शक्तियां बाहर आने लगी थी, जो ध्रुवांश के आसपास इकट्ठा हो गई। इस बीच दूर खड़े क्राबी ने चेहरे पर परेशानी और आंखों में खींच के साथ कहा, अरे आखिर इसके हुक्म के खत्म होने का नाम ही क्यों नहीं लेते। उसने एक पल पहले गजाश्व चेतना कला की खतरनाक ताकत देखी थी, और अब उस रहस्यमयी कमल की शक्तियां भी क्राबी की धड़कनें बढ़ा रही थीं। ये ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे, जबकि ध्रुवांश ने पंखुड़ियां खुलते ही उस कमल को देखकर सील बनानी शुरू की। फिर एक झटके में विराज अपनी जगह से गायब होते हुए बहुत दूर चला गया, क्योंकि वो उस कमल के खतरनाक हमले से खुद को बचाना चाहता था। दिग्गजों की टक्कर में जब ध्रुवांश और वानिया का मुकाबला पाताली युवराज और विराज से हुआ था, तब विराज ने देखा था कि ध्रुवांश के हमले कितने ज्यादा बेरहम और खतरनाक हो सकते थे। और अभी तक भले ही उसे लग रहा था कि वो ध्रुवांश पर हावी पड़ता, लेकिन इस कमल के बाहर आते ही उसकी सोच काफी बदल गई थी। वहीं विराज को वहां से दूर जाते देख ध्रुवांश ने तो अपना हमला जारी रखा और आखिर में रहस्यमयी कमल की ताकत को
तेजी से उसकी तरफ भेज दिया। वो हमला आयाम चीरते हुए विराज के पास पहुंचा, जिसे अपने पास देखकर विराज की आंखों में खौफ नजर आने लगा। लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों की सील बदली, जिससे खतरनाक चेतना शक्तियां निकलकर एक बहुत बड़े सितारे में बदल गईं। वो चमकता हुआ सितारा उसके ठीक सामने था और देखने में वो भी काफी रहस्यमयी लग रहा था। तभी ध्रुवांश का वो हमला जाकर सीधे उस रहस्यमयी सितारे से टकरा गया। उस खतरनाक हमले के सामने विराज के सितारे पर भी दरारें पड़ने लगी, जो देखते ही देखते पूरे सितारे पर फैल गई। आखिर में वो सितारा और हमले नहीं झेल पाया और एक धमाके के साथ तबाह हो गया। उसे इस तरह तबाह कर रहस्यमयी कमल का हमला आगे बढ़ गया और धमाके के बीच दिखती एक परछाई से जाकर टकरा गया। ये देखते ही लोग दंग रह गए, क्योंकि विराज भले ही कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना था, वो जानते थे कि इस हमले के सामने वो काफी जख्मी तो हो ही गया होता। ये नजारा देखकर दूर खड़े विकी का मुंह भी हैरानी में खुला का खुला रह गया, जिसके साथ उसने कहा, लीडर, ये ध्रुवांश इतना ज्यादा ताकतवर कब हो गया? उसकी आंखें फटकर बाहर आ गई थी। भले ही उसने थोड़े वक्त पहले अटीला के साथ हुए ध्रुवांश के मुकाबले को देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ध्रुवांश विराज जैसे महारथी की ऐसी हालत कर पाता। इस वक्त विकी का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया था। इस बीच रक्तबाज वजीर, क्राबी, पक्षिका सब चुपचाप खड़े होकर देखते गए कि हमले की जगह पर क्या हुआ था। वहीं ध्रुवांश भी अपने मुंह से खून पोंछते हुए सामने की तरफ ही देखने लगा। उसे कहीं भी विराज नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो सोचने पर मजबूर हो गया, कहीं विराज इस हमले में मारा तो नहीं गया। खुद ध्रुवांश भी इस बारे में सोचकर हैरान हो गया। लेकिन तभी सामने दिखती चौंधियाती रोशनी के बीच एक विशाल काय परछाई नजर आने लगी। वो विशाल काय परछाई असल में एक बहुत ही बड़ा शरीर था, जिसने खड़े होते ही ध्रुवांश पर तेजी से हमला कर दिया। वो हमला अचानक हुआ था, जिस वजह से ध्रुवांश हड़बड़ाने लगा। फिर उसने एक झटके में अपना सुनहरा कवच बाहर निकाला, ताकि वो खुद को उस तेज तर्रार हमले से बचा सके। और जैसे ही वो बहुत बड़ा हाथ ध्रुवांश के शरीर से टकराया, तो एक ऐसी आवाज सुनाई पड़ी जैसे कोई बेहद भारी चीज लोहे से टकरा गई हो। उस झटके से ध्रुवांश जोर से पीछे गया और पीछे जाकर जमीन पर गिर गया। इस अचानक हुए बदलाव को देखकर हर कोई हैरान रह गया था और लगातार उस विशाल काय शरीर की तरफ ही देखता गया। उस शरीर से ऐसी शक्तियां निकल रही थी जिसका दबाव दूर खड़े लोगों से भी झेला नहीं गया। सभी ने देखा कि सामने 1000 फुट बड़ा एक अमोघनाथ शैतान था, जो पूरी तरह चमकते सितारों से तैयार हुआ था। उसके शरीर पर मौजूद अनगिनत सितारे एक दूसरे से इस तरह मिल रहे थे जैसे वो कोई रहस्यमय निशान बना रहे हो। उसे देखते ही चारों तरफ हंगामा मच गया। इतने में उस अमोघनाथ शैतान के ऊपर विराज नजर आने लगा, जिसके चेहरे से ही उसकी कमजोरी साफ झलक रही थी। ध्रुवांश के पिछले हमले ने उसे काफी जख्मी कर दिया था। उसके बाद लोगों ने अमोघनाथ शैतान के एक हाथ को देखा, जो काफी हद तक तबाह हो गया था। हर कोई समझ गया कि ये शायद पिछले हमले में ही हुआ था, जिसके चलते उस अमोघनाथ शैतान की ताकत थोड़ी कम भी हो गई थी। इस बीच विराज ने बेइंतहा गुस्से के साथ जमीन पर जा गिरे ध्रुवांश को देखा। वैसे तो उसने कभी ध्रुवांश को हल्के में नहीं लिया था, लेकिन मौजूदा हालात खुद उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकले। तभी लोगों के शोर के बीच विराज की गूंजती हुई आवाज सुनाई पड़ी, तुम सच में उत्तरी हिस्से की नई पीढ़ी के तीसरे सबसे काबिल योद्धा होने के लायक हो, बल्कि शायद इस मुकाबले के बाद तुम मेरी नजर में तो दूसरे पायदान पर पहुंच गए हो। भले ही वो ध्रुवांश की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इस वक्त बेहद खूंखार जानलेवा इरादा झलक रहा था। वो समझ रहा था कि आज अगर उसने ध्रुवांश को जान से नहीं मारा तो ध्रुवांश उस हिस्से में और ज्यादा मशहूर हो जाता और तब विराज की इज्जत थोड़ी और कम हो जाती। और ऐसा कुछ होते हुए विराज हरगिज देखना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने हाथों से एक बार फिर सील बनाने लगा, जिससे अमोघनाथ शैतान से सितारों की जगमगाहट निकली। वो जगमगाती रोशनी उसके हाथ पर इकट्ठा हुई और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े सितारे रूपी भाले में बदल गई। वो भाला तैयार करते ही विराज ने चिल्लाकर आगे कहा, लेकिन तुम्हारी कामयाबी बस यहीं तक थी, क्योंकि अब मैं अपने इस हमले में तुम्हें खत्म करने वाला हूं ध्रुवांश। प्राचीन सितारा भाला। ये कहते ही उसका शरीर अमोघनाथ शैतान के अंदर चला गया, जिसके बाद वो शैतान उस खतरनाक भाले से हमला करने लगा। हर कोई उस भाले में मौजूद ताकत को देखकर यह समझ रहा था कि उससे टकराते ही ध्रुवांश का बचना नामुमकिन होता। अभी तक जो मुकाबला सभी को दिलचस्प लग रहा था, वो अब इस हमले के साथ खत्म होने वाला था। वहीं जो भी योद्धा पहले ही बहुत पीछे हो चुके थे, वो अब और भी ज्यादा पीछे होने लगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस हमले की ताकत से कोई नहीं बचा पाता। लोगों के घबराहट भरे चेहरे के सामने वो बड़ा सितारा भाला आगे बढ़ता गया और तबाही की शक्तियां लेकर सीधे ध्रुवांश पर जानलेवा हमला करने लगा। बल्कि उस हमले के दबाव से ही ध्रुवांश के आसपास की जगह धंसने लगी। तभी अचानक ध्रुवांश ने भी चेहरे पर परेशानी के साथ वहां से भागने का फैसला किया। जाहिर सी बात थी कि इस हमले से बचने का तरीका अच्छों के पास भी नहीं था, मगर उसे इस तरह भागते देख विराज ने उसका मजाक बनाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि चूहों की तरह भागने से तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी? उसका वो सितारा भाला नीचे आता गया, जो इतना बड़ा और तेज था कि चाहे ध्रुवांश कहीं भी क्यों ना भागता, उस हमले से बच ही नहीं पाता। तभी विराज ने उसे ललकारते हुए पुकारा, हिम्मत है तो मर्दों की तरह लड़ो और सामने आओ ध्रुवांश, इस तरह भागते क्या फिर रहे हो? इतने में लोगों की नजरों के सामने एक शख्स नजर आने लगा, जो सुनहरे रंग का कवच पहने हुए था। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ दिख रहा था और उसे देखते ही विराज ने हंसकर कहा, चूहे को ढूंढ निकाला मैंने। सितारा भाला उसके पास चला गया और ध्रुवांश ने तुरंत
अपने दोनों हाथ सामने की तरफ करते हुए चिल्लाया, चेतना प्रलय कमल जाल, तबाही का मंजर सबके सामने ला दो। और जैसे उसने ये कहा तो एक झटके में जमीन कांपने लगी और उसमें से 4 चमकते हुए काले कमल ऊपर आते हुए दिखे। वो चारों प्रलय कमल बेहद शक्तिशाली लग रहे थे, मगर उसे देखकर विराज ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम एक काबिल योगी भी हो, मगर तुम इतने भी काबिल नहीं हो कि किसी चेतना जाल से मेरे इस हमले को रोक पाओ। ये कहते हुए उसने अपना हमला जारी रखा, मगर धुर्वांश ने तो बेहद तेजी के साथ अपने हाथों की सील बदली। उसके ऐसा करते ही वो चारों प्रलय कमल तेजी से घूमने लगे और काले रंग की रोशनियों में बदलकर सितारा भाला की तरफ बढ़ने लगे। वो चारों प्रलय कमल जैसे सितारा भाले से टकराए तो एक बार फिर दिल दहला देने वाला धमाका हुआ, मगर वो चारों प्रलय कमल इस वक्त थोड़े कमजोर पड़ने लगे। इसके बावजूद लोग इस बात से हैरान थे कि धुर्वांश जैसे तैसे विराज के उस जानलेवा हमले को कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन रोक तो पाया था। देखते ही देखते चारों प्रलय कमल तबाह होने के कगार पर पहुंचे, जिसे देखते ही विराज चिल्लाया, बस बहुत हुआ, अब तो तुझे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। एक पल बाद जैसा कि सभी को पता था, वो चारों प्रलय कमल धमाकों के साथ तबाह हो गए, लेकिन उन्हें तबाह करने के बाद भी सितारा भाला धुर्वांश की जिंदगी खत्म करने के लिए आगे बढ़ता गया। वो अलग बात थी कि प्रलय कमल की तबाही के दौरान उस सितारे भाले की ताकत पहले के मुकाबले थोड़ी कमजोर हो गई थी। धुर्वांश उस हमले को आगे बढ़ते हुए देखता रहा और उसने धीमी आवाज में कहा, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना होगा, वरना सच में आज मैं मारा जाऊंगा। ऐसा कहकर धुर्वांश ने तुरंत अपने अमोघनाथ शैतान को भी अपने सामने कर दिया ताकि वो सितारा भाले का सामना कर सके। उसके अमोघनाथ शैतान के शरीर से 2 चमकते हुए सूरज बाहर आने लगे, जो आगे बढ़ते हुए सितारा भाला से टकराने लगे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अब धुर्वांश ने एक और सूरज तैयार कर दिया था। नवात्मा सूर्य ऊर्जा की मदद से अब वो 3 सूरज तैयार करने लगा। पर धुर्वांश के चेहरे का रंग तकरीबन सफेद पड़ गया, क्योंकि इस हमले में उसे अपनी ज्यादातर शक्तियां खर्चनी पड़ी। लेकिन तीसरे सूरज के आगे बढ़ते ही सभी के चेहरे एक बार फिर बदलने लगे। वो सुनहरी रोशनी आगे बढ़ते हुए सितारा भाला से टकरा रही थी, जिनके टकराते ही ऐसा लगा मानो एक पल के लिए पूरी दुनिया में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल वक्त ही थम चुका था। सुनहरी सूरजों की ताकत बेहद खूंखार और जंगली थी, और जब ये जंगली शक्तियां सितारों की शक्तियों से मिली तो आसपास एक अजीब सा बवंडर तैयार हो गया। इस बवंडर के तैयार होते ही अचानक धुर्वांश के अमोघनाथ शैतान का एक हाथ भी तबाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ विराज का सितारा भाला भी बच नहीं पाया। दोनों अमोघनाथ शैतानों को एक ऐसा झटका लगा कि वो उड़ते हुए बहुत पीछे जा गिरे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दोनों के ही शरीरों पर मोटी दरारें पड़ चुकी थी, जैसे वो किसी भी वक्त तबाह होने वाले थे। कुछ देर बाद दोनों ही अमोघनाथ शैतान रोशनियों में बदलकर गायब हो गए और तब 2 परछाइयां उड़ते हुए जमीन पर आ गिरी। दोनों की हालत काफी खराब लग रही थी, क्योंकि कोई भी खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। मुकाबले का यह नतीजा कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। भले ही धुर्वांश इस मुकाबले को जीत नहीं पाया था, फिर भी जिस तरह से वो विराज जैसे योद्धा से टकराया, वो अपने आप में उसके लिए जीत के बराबर था। इस दौरान रक्तबाज फौज के योद्धा भी खामोश खड़े रहे। विक्की और रक्तबाज वजीर के चेहरों पर ऐसी हैरानी थी जो पता नहीं पिछली बार कब दिखी थी। आज से पहले वो भले ही धुर्वांश को सिर्फ किस्मत वाला मानते आए थे, लेकिन आज धुर्वांश ने अपनी असली ताकत सबके सामने साबित कर दी थी। वहीं क्राबी के चेहरे पर तो बेनता नाराजगी दिख रही थी। पक्षिका ने भी मुस्कुराकर क्राबी की नाराजगी को देखा। जिस दौरान हर कोई हैरान था, उतने में जमीन पर पड़ी दोनों परछाइयां, जो फिलहाल खून में रंग चुकी थी, धीरे धीरे खड़ी होने लगी। धुर्वांश का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसने धीरे से अपने मुंह से खून की छींटें पूंछी और दूर खड़े विराज को देखा। विराज की तरफ देखकर एक पल बाद धुर्वांश ने दर्द भरी आवाज में कहा, विराज, इस बार तो तुम मुझे नहीं मार पाए, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश कर लेना। मैं विराज भी घूरते हुए उसे ही देखता रहा और उसके दिल में एक ऐसी जानलेवा इच्छा पनपने लगी जिसे लफ्जों में बयां करना बेहद मुश्किल था। एक तरह से ना हार कर भी उसके लिए यह नतीजा किसी हार जितना ही शर्मनाक था। तो क्या होगा जब विराज इस हार को मानने से इनकार कर देगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धुर्वांश विराज से वो चुनौती जीत गया था, जिसके चलते अब क्राबी और उसकी फौज को 500 योद्धाओं की शक्तियां अमर पक्षी फौज को सौंपनी पड़ती। भले ही विराज से जीतने में धुर्वांश को काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, मगर आखिर में वो ऐसा करने में कामयाब रहा। इस बात के चलते उसने हंसकर विराज से कहा, मैं और मेरी फौज वाले खुशी खुशी तुम्हारे योद्धाओं की शक्तियां लेने को तैयार खड़े हैं। उसके शरीर पर सुनहरी चमक जल रही थी और वो जल्द से जल्द अपने जख्मी शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इतने में दूर खड़े विराज ने अपने मुंह से खून की छींटें पूछी और वो बेरहमी के साथ धुर्वांश को देखने लगा। एक पल बाद उसने अचानक अपनी नजरें घुमाते हुए एक दिशा में देखना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कुराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने जवाब दिया, वैसे तो तुमने जिस तरह आज का मुकाबला लड़ा वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था, लेकिन अभी भी हालात मेरे काबू में ही हैं। चलो मैं तुम्हें अब बता ही देता हूँ, तुमसे लड़ने का मेरा असली मकसद तुम्हें हराना या फिर तुम्हें जान से मारना नहीं था, बल्कि मेरा असली मकसद तो बस तुम सभी को कुछ देर उलझा कर रखना था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, बल्कि अमर पक्षी गुट और रक्तबाज गुट के
हर योद्धा की जिंदगी खत्म करनी है और अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ये कहते उसने आसमान में उस ओर इशारा किया जिस तरफ देखकर वो एक पल पहले मुस्कुरा रहा था। उसने जैसे ही अपनी बात कही तो अनगिनत लाल रंग की रोशनियां उस दिशा से आगे बढ़ते हुए अमर पक्षी फौज और बाकी नक्काश दल वालों की तरफ आती दिखी। इन रोशनियों में से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थीं। वैसे जैसे वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए ही वहां आ रही थीं। सिर्फ यही नहीं, जहां वो लाल रोशनियां उत्तरी दिशा में आगे बढ़ रही थीं, वहीं दक्षिणी दिशा की जगह तो काफी हद तक बर्फ से भर चुकी थी। उस जगह पर प्राचीन भालू की दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे बुरी हालत तो थी अमर पक्षी फौज और रक्तबाज फौज के योद्धाओं की। इतने में विक्की ने भी अपनी आंखों में खौफ के साथ दोनों तरफ से आते लोगों को पहचान कर कहा, विराज इसलिए वक्त बर्बाद कर रहा था ताकि दिव्य मंडप दल की 2 और फौजें, वो भी अंगारा भेड़िया फौज और शीत भालू फौज यहां आ सके। जाहिर सी बात थी कि इन दोनों फौजों के साथ ही उनके वजीर भी वहां पहुंचते, जिस वजह से अब नक्काश दल के योद्धाओं पर दिव्य मंडप दल हावी पड़ जाता। जैसे जैसे लोग घबराते गए वैसे वैसे दोनों तरफ की फौजें आगे बढ़ती गईं। पक्षिका और रक्तबाज वजीर भी एक साथ आ चुके थे, लेकिन दोनों की आंखों में काफी फिक्र थी। वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ क्राबी के वहां होने पर वो दोनों कितनी मुश्किल में थे। ऐसे में अब जो कि 2 और वजीर भी उस जगह पर आ रहे थे, ऐसे में तो रक्तबाज फौज और अमर पक्षी फौज को कोई नहीं बचा पाता। मौजूदा हालात उन दोनों की उम्मीद से बहुत ज्यादा बदतर हो गए थे। जिस वक्त वो लोग परेशान हो रहे थे, उतने में दूर से एक आवाज सुनाई पड़ी, देखो तो क्राबी, तुम्हारे पास इतना बढ़िया शिकार है और तुमने हमें खबर भी नहीं भिजवाई। तुम्हें तो इस लालच का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये आवाज थी दोनों फौजों में से एक फौज में सबसे आगे खड़े आदमी की। उस शख्स के कपड़ों में आग से बने भेड़िए बने थे जो बड़े खूंखार लग रहे थे। इतने में दूसरी फौज में सबसे आगे खड़े शख्स ने कहा, अगर हम लोग जल्द से जल्द यहाँ नहीं पहुंचते तब तो तुम्हारी वजह से हमारे दिव्य मंडप दल का नाम ही मिट्टी में मिल जाता क्राबी। जिस शख्स ने ये बात कही उसके कपड़ों में बर्फ से बना एक भालू था और दोनों योद्धाओं की बात सुनकर क्राबी के चेहरे पर नाराजगी दिखी, लेकिन उसने दोनों को जवाब नहीं दिया। तभी विराज ने दोनों तरफ से आती फौज और उनके वजीरों को देखकर कहा, माफ करना दोस्तों, तुम्हें थोड़ा परेशान करना पड़ा, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यह जंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। इस जंग में नक्काश दल को खत्म कर हम न सिर्फ अपने एक दुश्मन को उत्तरी हिस्से से मिटा देंगे, बल्कि हमारा रुतबा सत्यार्थ महाद्वीप में और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक बात हाँ, मैं लीडर से खास तुम दोनों का जिक्र करूंगा कि इस जंग में जीत दिलाने में तुम दोनों ने मेरी कितनी मदद की। उसकी बात पर दोनों में से एक वजीर ने हंसते हुए कहा, तुम तो बातों के जादूगर हो विराज, आखिर तुमसे बातों में कौन जीत पाया। ये बात कही थी अंगारा भेड़िया वजीर ने, जिसने खून से रंगे विराज को देखा। उसकी ऐसी हालत देखकर पहले तो उस वजीर के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी, मगर फिर उसने सामने खड़े ध्रुवांश की तरफ बेरहमी के साथ देखा। वो ध्रुवांश को देखकर भी थोड़ा हैरान तो हुआ था, क्योंकि वो विराज की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन इस हैरानी के बावजूद उस वजीर की आंखों में झलकता जानलेवा इरादा जरा भी कम नहीं हुआ। फिर भी उसने विराज से पूछा, ये लड़का कौन है विराज? क्या सच में इसकी वजह से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? लेकिन उसकी बात सुनते ही विराज के चेहरे पर काफी ज्यादा नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ वो ध्रुवांश को घूरने लगा। उसके बाद उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया, इसे नहीं पहचाना तुम लोगों ने? अरे यही तो है जिसके चर्चे पूरे उत्तरी हिस्से में फैले हुए हैं, ध्रुवांश राजवंशी। लेकिन भेड़िया वजीर, इसे देखकर इसकी ताकत का पता मत लगाना, वरना तुम हमेशा गलत ही साबित होंगे। बल्कि मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी बखूबी इसे युद्ध नीति का इस्तेमाल करना आता है, उतना बेहतर इस्तेमाल तो तुम भी नहीं कर पाओगे। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। क्राबी ने भी देखा था कि इस लड़के ने कैसे युद्ध नीति की आत्मा तक तैयार कर दी थी। ये सुनते वक्त भेड़िया वजीर के चेहरे पर तो ज्यादा हैरानी नहीं दिखी, लेकिन भालू वजीर जरूर काफी हैरान हुआ। जाहिर सी बात थी कि अपनी अपनी फौजों की युद्ध नीतियां काबू करने की वजह से वो दोनों अच्छी तरह से समझते थे कि युद्ध नीति की आत्मा तैयार करना कितना ज्यादा मुश्किल होता था, और तो और उसे तैयार करने पर किसी फौज की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ सकती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि युद्ध नीति की आत्मा को काबू करना किसी योद्धा को चक्रव्यूहक बनने के करीब ले जाता था। इस बारे में सोचते हुए भालू वजीर ने कहा, तभी तो हम सोचे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हारे जैसा योद्धा हम लोगों को इतनी हड़बड़ी में बुला रहा था। इस दौरान विराज तो लगातार ध्रुवांश की तरफ ही देखते जा रहा था। भले ही विराज का शरीर खून से लथपथ था, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी शांत लग रही थी। आखिर में उसने आंखों में बेहद खूंखार झलक लाते हुए कहा, पिछला मुकाबला तो तुमने बखूबी लड़ा ध्रुवांश, लेकिन अब होने वाला मुकाबला तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मुकाबला होने वाला है, इसलिए जी जान तो लगा ही देना। विराज जानता था कि पिछले मुकाबले से उसके रुतबे को काफी ज्यादा चोट पहुंची थी, लेकिन अगर वो अभी भी ध्रुवांश और उसके साथियों को खत्म करने में कामयाब होता तो उसका रुतबा वापस पहले जैसा हो जाता। वहीं ध्रुवांश के चेहरे पर तो काफी ज्यादा परेशानी दिख रही थी। एक तो उसके खिलाफ विराज जैसा योद्धा था ही, लेकिन अब कुल मिलाकर दिव्य मंडप दल की 3 ताकतवर फौजें भी उनके खिलाफ थी। इन तीनों का एक साथ सामना करना सिर्फ रक्तबाज फौज और अमर पक्षी फौज के बस में तो नहीं होता। तभी अचानक पक्षिका ध्रुवांश के बगल में आई और उसने भी हल्की परेशानी के साथ पूछा, ध्रुवांश, अगर हम खुद इन पर हमला करेंगे तो भले ही हम इनसे कुछ देर तक तो लड़ लें, लेकिन फिर हम ना तो खुद यहाँ से सही सलामत बाहर जा पाएंगे
और ना ही हम रक्तबाज फौज की मदद कर पाएंगे बाहर निकलने में। अगर तुम चाहो तो अपनी सारी शक्तियां युद्ध नीति में इस्तेमाल कर लो, इससे हम तुरंत यहाँ से भाग जरूर सकते हैं, लेकिन तब हमें रक्तबाज फौज को यहीं छोड़ना पड़ जाएगा। ये बातें ध्रुवांश के दिमाग में भी चल रही थी और वो उस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई तरीका सोच रहा था। इतने में उसके चेहरे की परेशानी देखकर विराज ने हंसते हुए कहा, क्या सोच रहे हो ध्रुवांश? यही कि रक्तबाज फौज को छोड़कर अपनी फौज को यहाँ से ले जाओगे? अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तब तो तुम्हारी फौज का स्वागत खुद तुम्हारा नक्काश दल तक नहीं करेगा। इस बीच पक्षिका की आंखों में थोड़ी हैरानी और बहुत ज्यादा नाराजगी दिखने लगी, क्योंकि वो भी जानती थी कि विराज ने सोच समझकर ही उन्हें इस तरह फंसाया था। लेकिन तभी रक्तबाज वजीर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्ला कर कहा, अमर पक्षी वजीर ध्रुवांश, तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। रही बात हमारी, तो आगे अगर कभी तुम्हें मौका मिले तो हमारी मौतों का बदला ले लेना। रक्तबाज वजीर भले ही लोगों को नापसंद था, मगर वो यूं ही एक ताकतवर गुट का वजीर नहीं बना था। वो काफी जांबाज था, इसलिए उसने विराज की चाल समझते हुए अमर पक्षी फौज को वहां से जाने को कहा। इस दौरान पक्षिका के चेहरे पर भी परेशानी दिखाई देती रही। उसके लिए भी कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, मगर जिस वक्त वो इस बारे में सोचते हुए लगातार परेशान हो रही थी, तभी ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। फिर बड़े ही आराम से उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम ये सोचने लगे हो कि आज जीत तुम्हारी हुई है। इस पर विराज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं हुई है क्या? देखो ध्रुवांश, तुम अगर सच में अब भी यही सोच रहे हो कि इन हालात से तुम अपने साथियों को सही सलामत बाहर निकाल सकते हो, तो ये सिर्फ तुम्हारी नादानी है। मुझसे लड़ने के बाद अब तुम्हारे अंदर भी ज्यादा शक्तियां नहीं बची हैं। तुम्हें क्या लगता है कि युद्ध नीति की आत्मा तैयार करने पर भी तुम उसे इतना ज्यादा ताकतवर बना पाओगे? ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फौजों का सामना कर सको? तब ध्रुवांश ने यकीन भरी आवाज के साथ कहा, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, हम आज रक्तबाज फौज को यहाँ छोड़कर हरगिज नहीं जाने वाले। उसके मुंह से जैसी वो बात निकली तो रक्तबाज फौज के योद्धा भी काफी हैरान हुए, लेकिन फिर सभी की आंखों में ध्रुवांश और उसके साथियों के लिए इज्जत दिखाई देने लगी। इस बीच रक्तबाज वजीर और विक्की तो हैरानी के साथ ध्रुवांश को ही देखते जा रहे थे। उन दोनों ने आज तक हमेशा ध्रुवांश और अमर पक्षी गुट को मुश्किल में डालने की कोशिश की थी, लेकिन आज जब वो लोग खुद इतनी बड़ी मुश्किल में थे, तब भी ध्रुवांश उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इतने में विराज ने मुस्कुराते हुए जैसे ध्रुवांश का मजाक बनाकर कहा, तुम अकेले हमें रोकोगे? इस बीच भेड़िया वजीर और भालू वजीर भी लगातार ध्रुवांश को ही देखते जा रहे थे। उनके चेहरों पर भी हकारत भरी हंसी थी, क्योंकि उन्हें भी ध्रुवांश की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। इतने में ध्रुवांश ने भरते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, विराज, तुम्हें क्या लगा कि मुकाबला करके वक्त जाया करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? और जैसे उसने ये सवाल पूछा तो एक झटके में विराज के चेहरे की मुस्कुराहट कमजोर पड़ने लगी। वहीं उसके चेहरे को देखकर ध्रुवांश ने अपनी मुस्कुराहट और बड़ी करते हुए कहा, मुझे तो बीच मुकाबले में ही समझ आ गया था कि तुम हर हमले में अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। इसका मतलब तो साफ था कि तुम बाद के लिए अपनी ताकत बचा रहे थे। थोड़ा सोचने पर मैं समझ गया कि तुमने जरूर कोई खेल तैयार कर रखा है दोस्त। लेकिन सच कहूं तो मदद के लिए लोग मैंने भी पहले ही बुला लिए थे, और हाँ, मुझे अब तक इंतजार इसलिए करना पड़ा ये बताने के लिए क्योंकि तेरे मुकाबले मेरी मदद करने और ज्यादा लोग आ रहे हैं। फिर जैसी ध्रुवांश की बात खत्म हुई तो एक जोरदार धमाका हुआ और दूर से अनगिनत योद्धा तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखे। उनकी ही तरह दो और दिशाओं से भी ढेर सारे योद्धा उस जगह पर आते दिखे। इन तीनों में एक फौज तो थी पहाड़ी वजीर की, और बाकी दोनों फौजें भी दो बेहद शक्तिशाली गुटों की थी। तीनों फौजों के शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां निकल रही थी, और जैसे जैसे वो पास आने लगे तब पहाड़ी वजीर ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, किसने इतनी हिम्मत कर दी नक्काश दल के योद्धाओं को मारने की? देखते ही देखते नक्काश दल की तीन और फौजें भी ध्रुवांश और उसके साथियों के साथ आकर खड़ी हो गई। उनके वहां आने से अब नक्काश दल के योद्धाओं की तादाद दिव्य मंडप दल वालों से बहुत ज्यादा हो गई थी। कोई नहीं सोच सकता था कि कुछ देर पहले तक जो सिर्फ रक्तबाज गुट का घेराव था, वो अब अपने आप में एक अलग ही जंग जैसा हो गया था। इस बीच विराज, क्राबी, भालू और भेड़िया वजीर के चेहरों की खुशी भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। उन्होंने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि नक्काश दल के इतने सारे योद्धा एक साथ वहां आने वाले थे। इस बीच वहां ही तीनों फौजों में सबसे आगे पहाड़ी वजीर खड़ा था, जिसकी शक्तियां नक्काश दल के तीन सबसे शक्तिशाली वजीरों में गिनी जाती थी। वहीं उनके आने पर पक्षिका और रक्तबाज वजीर ने चैन की सांस ली और उनके चेहरों की परेशानी पूरी तरह से गायब हो गई। किस्मत से वक्त रहते उनकी मदद के लिए लोग आ गए थे, वरना आज वो दोनों ही फौजें बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। तभी पक्षिका ने धीमी आवाज में ध्रुवांश से कहा, तो क्या तुमने सच में शुरू से तैयारी कर रखी थी, हालात अगर इस तरह बिगड़ जाएं? इस पर ध्रुवांश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, देखो, यहाँ आने से पहले ही मैं ये तो जान ही गया था कि हमारी अमर पक्षी फौज घड़ियाल पहाड़ी की फौज जितनी ताकतवर नहीं थी। ऐसे में अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते तब तो हमें कोई नहीं बचा पाता। इसलिए मौका देखकर मैंने पहले ही तीनों फौजों तक संदेश भेज दिया था कि वो यहाँ आ जाए, और जब तक वो यहाँ आए नहीं तब तक मैं कैसे भी करके वक्त जाया करता गया। ये अलग बात है कि मुझे यकीन नहीं था कि विराज भी बिल्कुल मेरे जैसा ही चालाक निकलेगा। किस्मत से मैंने 3 फौजें बुलवा ली थी, वरना हालात अभी भी इतने अच्छे नहीं होते।
ये सुनकर पक्षिका अपना सर हिलाने लगी। अब जाकर वो अपनी फिक्र भुला पा रही थी, क्योंकि अब दबाव दिव्य मंडप दल के योद्धाओं पर आ गया था। इतने में पहाड़ी वजीर ने हंसते हुए अपने दुश्मनों की तरफ देखा और उनसे कहा, मैं वही सोच रहा था कि आखिर कौन हमारे नक्काश दल पर ऐसा हमला कर रहा है। दिव्य मंडप दल भी इस जंग में हमारे खिलाफ है। लगता है कि दिव्य मंडप दल ने हमसे निपटने की सही तैयारी नहीं की। तो क्या होगा अब जब ध्रुवांश की मदद के लिए आ गई हैं नक्काश दल की 3 और फौजें। जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।